चलो तो जय हिंद सभी को एंड जय माता दी। ठीक है, देखो आज हमारे पास नाउन चैप्टर तो है ही है, हमारा नाउन की थर्ड क्लास है और मैं आपके लिए वोकैब भी लेके आया हूँ। ठीक है, मैं एक प्लान जो बना रहा हूँ कि हर दिन आपके 2-4 वर्ड्स लेके आता रहूँ, चाहे वो सिनोनिम्स के हों, एंटोनिम्स के हों, इडियम फ्रेजेस हों या वन वर्ड्स हों या अन्य हों, है ना। रोजाना 2-2 4-4 वर्ड्स हम सीखते चलेंगे, ठीक है, और अच्छे से सीखेंगे विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो एक मिनट चलो। पहले नाउन ही करें, बाद में वोकैब करें, बाद में वोकैब करते हैं ना, पहले नाउन की जो है शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो चलो, तो नाउन की क्लास कौन सी है हमारी? है थर्ड। जिन बच्चों का पहला दिन है परेशान नहीं होना, ठीक है ना। आपको ये वीडियो मिल जाएगी नील सर जो एकेडमी नाम से चैनल है अपना, उसको आप सब्सक्राइब कर लें और उस पर आपका पूरा बैच मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। जो भी बच्चे हैं उनको सबको पूरा बैच मिल जाएगा फ्री, ठीक है। चलो, तो हम जो है 6 रूल्स कर चुके थे नाउन के, अभी हमारे पास कौन सा है? 7th रूल है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कोई चीज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नहीं समझ आए, प्लीज डू आस्क, पूछें जरूर, ठीक है भाई। शर्मा है ना, हमको नहीं आता इसलिए हम पढ़ने आए हैं और यहाँ पे आके भी हम पूछे ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर बातचीत मैंने देखी क्लास में तो मैं उसी को वही चीज पूछ लूंगा, ठीक है ना। तो पूरा कंसंट्रेशन आपका यहाँ होना चाहिए, है ना। चलो आ जाओ इधर। देखो ये 7th रूल क्या कह रहा है, देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में कैसे लगते हैं? सिंगुलर होते हैं, है ना, पर होते कैसे हैं वो? प्लूरल होते हैं। तो जब ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होंगे वाक्य में तो वर्ब कैसे लेंगे फिर ये? तब ये वर्ब कैसे लेंगे? प्लूरल लेंगे। देखने में कैसे लगेंगे? सिंगुलर। अर्थ में कैसे होंगे? प्लूरल। और वाक्य में सब्जेक्ट की तरह कार्य करेंगे तो वर्ब कैसे लेंगे अपने बाद? प्लूरल, ठीक है। अब ये लिस्ट आपको दिख रही है, क्लर्जी। क्लर्जी होते हैं पादरी लोग, मतलब जो पूजा पाठ करते नहीं है, करते हैं, उनको बोलते हैं पादरी लोग। लेकिन खासकर ये जो होते हैं क्रिश्चियनिटी में, ठीक है, किसमें होते हैं ये? क्रिश्चियनिटी में, चर्च वगैरह होते नहीं है उनमें होते हैं ये, ठीक है, पादरी लोग इनको बोलते हैं। अब ये हमेशा कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा, ठीक है ना। मैंने इंपोर्टेंट ही रखे हैं, और भी काफी सारे हैं, पर मैंने आपके लिए जो मोस्ट रिपीटेड है, जो रिपीट होते हैं आपके अक्सर कर, वही शब्द लिए हैं। कुछ इस टेबल में नहीं लिए हैं, वो मैंने एग्जांपल्स में ले लिए हैं, ठीक है भाई। चलो, पुलिस, पुलिस को कैसा माना जाता है? नो, प्लूरल। कैसा माना जाता है? प्लूरल, ठीक है। अच्छा, पुलिस का सिंगुलर क्या होगा? यस, पुलिस का सिंगुलर क्या होगा? पुलिस मैन होगा इसका सिंगुलर, लिख लेना। कॉप मत कर देना, ठीक है, कांस्टेबल मत कर देना, है ना, या कुछ अन्य मत कर देना, वो अलग चीज है, अलग सेंस में आता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। कॉप का मतलब होता है सिपाही, एक सामान्य सिपाही को बोलते हैं कॉप, ठीक है। तो पुलिस का जो सिंगुलर होगा वो क्या होगा? पुलिसमैन होगा, ठीक है। प्यूपिल भी कैसा माना जाता है? प्लूरल। अब सुनो, अक्सर कर इनमें गलती करते हैं बच्चे, इसी वजह से ऐसे शब्द जिनमें अक्सर कर गलती की जाती है उनको एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर भी कभी आपका कैसा रहा होगा? स्टूडेंट की तरह रहा होगा, कभी सुन रहा होगा या रहे होंगे, है ना। तो उनको पता है कि गलतियां कहाँ से होती हैं, जहां से गलतियां होती हैं वहीं से आपको क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। और एक चीज और, टफ 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 लेके चलता हूँ, टफ ये टफ नहीं, छोटी छोटी चीजें होती हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए उसमें टफ वर्ड्स डाल सकते हैं वो, ठीक है। चलो आ जाओ, प्यूपिल हो गया प्लूरल। अब सुनो, आप लोग गलती क्या करते हो? आप गलती करते हो मैनी प्यूपिल्स, मैनी प्यूपिल्स ऐसे बोलते हो ना, मैनी प्यूपिल्स, गलत बोलते हो। क्या बोलते हो? गलत बोलते हो। क्यों? क्योंकि प्यूपिल जब खुद में अपने आप में प्लूरल है तो फिर हम इसको एस लगा करके प्लूरल क्यों बनाएंगे? आप खुद बताओ। जब ये पहले से ही प्लूरल है तो हम इसमें एस लगा करके जो प्लूरल है इसका क्यों बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा? ये
गलत हो जाएगा। अगर लोग के अर्थ में, पीपल का मतलब क्या होता है? लोग। अगर लोग के अर्थ में पीपल में अगर हम एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। अब मेरे शब्दों पर ध्यान देना, मैंने क्या बोला? अगर लोगों के अर्थ में, इसका मतलब क्या है कि कहीं लग भी सकती है एस। इसका मतलब क्या बनता है? मेरे शब्दों पर ध्यान दिया आपने? नहीं दिया। अगर मैंने क्या बोला था? अगर लोगों के अर्थ में, लोगों के अर्थ में पीपल इस्तेमाल होगा तो प्लूरल होगा और इसमें हम एस, इसका मतलब कहीं हम लगा सकते हैं, यही तो इसका अर्थ होता है। बिल्कुल। तो ऐसी एक जगह है जहां हम पीपल में एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। कब लगाते हैं? जब पीपल्स का मतलब होता है राष्ट्र। क्या होता है पीपल्स का मतलब? राष्ट्र या फिर जाति। जाति ये नहीं ओबीसी में ये जाति, जनरल में ये जाति और फलाना में ये, ठिकाना में ये वाली जातियां नहीं। जाति मतलब ये, जैसे मान लो बिहारी लोगों को काफी मेहनती माना जाता है तो वो एक पूरी बिहारी जाति हो गई। अब बिहार में सब कास्ट होंगी, कास्ट भी कई सारी होंगी उसमें, लेकिन बिहारी, पूरे बिहार के लोगों की बात कर रहे हैं तो वो एक बिहारी जात हो गई। नीग्रो लोग, काले लोग, ठीक है ना, वो एक जाति हो गई। रेड इंडियन, है ना, ये क्या हो गई? एक जाति हो गई। तो वहां पे हम पीपल को पीपल्स लगा सकते हैं। ऐसे ही मैं कहूं एशिया के राष्ट्र, जो सॉरी एशिया के जो राष्ट्र हैं वो, तो मैं क्या कहूंगा? पीपल्स ऑफ एशिया, पीपल्स ऑफ एशिया। राष्ट्र के सेंस में, राष्ट्र के अर्थ में, नेशन के अर्थ में हम पीपल में एस लगा सकते हैं, लेकिन लोगों के अर्थ में एस नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इट इज ऑलरेडी प्लूरल। ये पहले से ही कैसा होता है? प्लूरल। प्लूरल बोले तो बहुवचन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? नोट करते जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, गलती अक्सर करते हो आप लोग। ठीक है, तो जो नोट करते जाओ। चलो करना है, चलो करो फटाफट से करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे लिखना, लोगों के अर्थ में पीपल में एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल होता है। ठीक, ऐसे लिखना। दूसरी लाइन कैसे लिखेंगे? दूसरी लाइन लिखेंगे कि जब पीपल का मतलब राष्ट्र या जाति होगा, जब पीपल का मतलब राष्ट्र या जाति होगा तो हम पीपल में एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखिए। डन? शैल वी मूव? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वहां से पीछे से दो तीन लोग आगे आ जाओ, पीछे से दो तीन लोग आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, देखो जरा, अब आ जाओ। अगर अगला पोल्ट्री, देखो पोल्ट्री का मतलब क्या है? पोल्ट्री का मतलब आपने, अच्छा पोल्ट्री फार्म सुना है? पोल्ट्री फार्म सुना है ना, मुर्गी पालन वाला। लेकिन मुर्गी के अलावा बतख भी हो सकती है। ठीक है ना, बतख भी हो सकती है जी। हाँ, मुर्गी के अलावा बतख भी बतख भी हो सकती है। ठीक है भाई। हाँ, तो जब ये मुर्गी या बतख के सेंस में आएगा ये, ठीक है ना, तब इसको हम कैसा मानेंगे? प्लूरल। कैसा मानेंगे? प्लूरल। लेकिन इसका अर्थ खाने के अर्थ में भी करते हैं। किसके अर्थ में? खाने के में। अब खाना वो नहीं, वेज, नॉन वेज खाना। चिकन सुना है? सुना है ना? वैसे चिकन किसको बोलते हैं? मुर्गे के बच्चे को। और किसको बोलते हैं? मुर्गे के मीट के से बने हुए खाने को बोलते हैं। मीट को बोलते हैं कि नहीं उसकी को? तो इसी तरह से वैसे पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? मुर्गियां या बतखें। ठीक है, लेकिन ये जब उनके मांस से बने हुए भोजन की बात करेंगे तब भी पोल्ट्री का हम इस्तेमाल उनके भोजन की तरह भी कर लेते हैं, लेकिन तब ये कैसा होगा? सिंगुलर। जैसे आप किसी ढाबे, किसी रेस्टोरेंट में खाना, अगर आप में से कोई नॉनवेज खाता है तो गया, तो वहां पे अगर पोल्ट्री को आप सब्जेक्ट बना करके लिखोगे तो उसके साथ कैसी वर्ब लोगे?
जैसे द पोल्ट्री ऑफ दिस रेस्टोरेंट डॉट 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 टेस्टी, इज टेस्टी या आर टेस्टी, इज टेस्टी, ठीक है ना। और मैं ये कहूं द पोल्ट्री ऑफ दिस फार्म डॉट 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 कॉस्टली, क्या लगाओगे, क्योंकि वहां फार्म की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे मुर्गियां जिंदी है या बतखें जिंदी है, खाना नहीं बना है उनका। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, समझ गए। हाँ लिख लो, एग्जांपल लिख लो, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है। देखो आर इज, यहां पे पोल्ट्री का मतलब क्या है, खाना, ठीक है, इसलिए हमने क्या ले लिया, सिंगुलर। और यहां पे क्या है पोल्ट्री का मतलब, बतखें या मुर्गियां, ठीक है ना। चलो लिख लो एग्जांपल। आगे बढ़े, सॉरी किसके मीट को, देखो पोल्ट्री भी बोल देते हैं और चिकन भी बोल देते हैं। अभी हम पोल्ट्री की बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन है, एग्जाम्स में आता है ये, ठीक है। अब क्यों आता है, क्योंकि इसका दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक तो ये कैसा होगा, सिंगुलर होगा, किस सेंस में, जब इसका अर्थ चिकन के सेंस में करें, ऐसे कहो चिकन के सेंस में करें, तब इसको कैसा मानेंगे, सिंगुलर, क्योंकि भोजन को कैसा माना जाता है, सिंगुलर। अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल भी, तो इसलिए इसको क्या मानते हैं, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे बतखें या मुर्गियां मतलब एक से अधिक होंगी, और जब एक से अधिक होंगी तो उसको कैसा माना जाएगा, प्लूरल, कैसा माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा, भाई प्लूरल ही तो माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसको माना जाता है प्लूरल, ठीक है। मिल गया आंसर, आगे बढ़े, चल यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े, है ना, बढ़े, चल। कैवलरी, कैवलरी क्या होता है, देखो किताबों में आपको लिखा देगा, दिखेगा अश्वरोही सेना, दूसरी भाषा में घुड़सवार सेना, यानी ऐसी सेना जो घोड़े पर सवार होके चले। लेकिन जरूरी नहीं है कि कैवलरी का मतलब यही होता है कि सिर्फ घोड़े पर चढ़ के चले सेना, उसी को बोलते हैं कैवलरी। नो, हाथी पे चढ़ के चलेगी तब भी उसको कैवलरी ही बोलेंगे। बख्तरबंद गाड़ियों में चल सेना जा रही होगी उसको भी हम कैवलरी ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो किताबों में क्या है, कुछ आधे अधूरे ज्ञान की वजह से लिख दिया जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं है ना। बख्तरबंद गाड़ी में बंद हो, घोड़े पर सवार हो, हाथी पे सवार हो, यानी किसी पर सवार होकर सेना चले, ऊंट पे हो, जो भी सुविधा है, सवार होकर जो सेना जा रही है ना, तो वो क्या होगी, कैवलरी, क्या होगी, कैवलरी। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, इन्फेंट्री, क्या होता है, इन्फेंट्री, यानी ऐसी सेना जो किसी पर सवार होके न चले या किसी पर सवार होके न लड़े, पैरों पर यानी पैदल, पैदल चले, उसको क्या बोलेंगे, इन्फेंट्री। अक्सर अक्सर कर आप लोग ना इसमें, अक्सर कर आप लोग इसमें कंफ्यूज होते रहते हो, ठीक है ना, कि अश्वरोही सेना किसे बोलते हैं या वैसी सेना किसे जो है बोलते हैं। तो देखो मैं ऐसे एक देसी सा बता रहा हूं, कैवलरी, कैमल सुना है, कैमल, कैमल क्या होता है, ऊंट, तो कैमल से कनेक्ट कर देना इसको, कैवलरी कैमल, कैवलरी कैमल, कैमल पर सवार सेना,
कैमल यानी ऊंट पर सवार सेना, फिर आप कंफ्यूज नहीं हो गए एग्जाम्स में। ठीक है भाई, ऐसे याद रखना, क्योंकि अक्सर कर ऐसा होता है, अरे इन्फेंट्री मतलब अश्वरोही सेना था कि कैवलरी मतलब था, ऐसा होता है। हम भी जब स्टूडेंट थे तो हमें भी होता था, ठीक है ना। तो कैवलरी को कैमल से कनेक्ट कर देना, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़े, ठीक है, क्या करें, चलो अब इन्फेंट्री में आपको बता ही दिया, ठीक है, इन्फेंट्री आपको बता ही दिया मैंने। योमेनरी, योमेनरी क्या होता है, देखो एक और होगा यहाँ पे, अच्छा नहीं चलो ठीक है, पीजेंट्री मिलेगा, पीजेंट्री। देखो योमेनरी और पीजेंट्री दोनों ही जमींदार वर्ग को बोलते हैं, सॉरी कृषक वर्ग एक तरह से, ठीक है। योमेनरी ऐसा किसान होता है जो छोटा होता है, जो छोटा किसान होता है उस पर कम जमीन होती है, उस पर कम जमीन होती है, उसको बोलते हैं योमेनरी, ठीक है, याद रखना। एक और होता है कृषक वर्ग, पीजेंट्री, ठीक है। अब कोई इसको पेजेंट्री बोले, कुछ भी बोले, मैं इसको पीजेंट्री बोलता हूं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है कृषक वर्ग, मतलब किसान वर्ग, कौन सा वाला, जिस पर नहीं, उससे भी छोटा मान लो, ऐसा जो खासकर अपनी जमीन पर नहीं, दूसरों से किराए पर लेकर जमीन पर खेती करता है, उसको बोलते हैं हम पीजेंट्री, ठीक है भाई। मतलब खुद की जमीन नहीं होती उन पे, वो औरों की जमीन लेकर के खेती बाड़ी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव में काफी सारे लोग इतने सक्षम होते हैं, या मतलब वो अपनी खुद की जो खेती है वो नहीं करते, वो उठा देते हैं किराए पर, है ना, जो भी आप पट्टा कहो या भेज कहो, जो भी आपकी आपकी भाषा में जो भी कहते हैं, है ना, उस पर, ठीक है ना। तो वो जो हमारी खेती को कर रहा है, वो क्या हो गया हमारे लिए, ये, ठीक है। चल, तो ये भी कैसा होता है, प्लूरल होता है। कैटल, कैटल बोलते हैं मवेशी। अब देखो मवेशी कौन होते हैं, जानवर। अब जानवर तो जंगल में भी होते हैं, जानवर आपके रोड पे भी ऐसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन ये कैटल कौन सा होता है, खासकर वो होता है जो पालतू जानवर होते हैं, उसको बोलते हैं कैटल। और ये भी हमेशा कैसा रहता है, प्लूरल रहता है, कैसा रहता है, हमेशा प्लूरल रहता है, ठीक है। चलो जेंट्री, एक और होता है नोबिलिटी, एग्जाम्पल में होगा ये रहा। जेंट्री भद्रलोक, अब भद्रलोक कह लो या थोड़ा सा जिनका स्टैंडर्ड ऊपर हो, थोड़े पैसे वाले हो, थोड़े सक्षम लोग हो, उनको बोलते हैं हम जेंट्री, क्या बोलते हैं उनको, जेंट्री, ठीक है। यह भी हमेशा कैसा रहता है, प्लूरल। अब इनको और समझ लो, नोबिलिटी, नोबिलिटी का जो हिंदी में लिखा देखेगा आपको बुक्स में, कुलीन लोग, कौन लोग, कुलीन लोग। अब इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई हेरिडिटरी टाइटल मिला हो या प्रिविलेज मिला हो, अब हिंदी में बताता हूं, कोई विशेष सुविधा या विशेष अधिकार मिला हो जिस इंसान को या जिन लोगों को, वो आपके क्या होंगे, वो नोबिलिटी होंगे, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी ने देश के लिए बहुत ज्यादा कुछ किया, कभी किया, अब सरकार ने उस टाइम पे क्या अनाउंसमेंट किया था कि ऐसे ऐसे इस परिवार के लोगों को ये मिलेगी। और जैसे मान लो किसी कॉलोनी के लोगों ने कुछ ऐसा किया, तो सरकार ने उनके लिए कोई अनाउंसमेंट कर दिया कि ये लोगों को ये सुविधा मिलती रहेगी, आजीवन मिलती रहेगी, या जो भी जैसा भी है, ठीक है। मुझे नॉलेज थोड़ी कम है, जीएस थोड़ी मेरी वीक है, बट ऐसा होता है, ठीक है। तो जिन लोगों को ऐसी सुविधा मिल रही है, वो कौन होंगे, वो नोबिलिटी होंगे, कौन होंगे, नोबिलिटी। तो कुलीन वर्ग से नहीं समझ में आता क्या होता है कुलीन वर्ग, मैंने आपको खोल के बता दिया, ठीक है। चलो और कौन सा है, कैटल आई गया, जेंट्री बताई दिया, और पीजेंट्री बताई दिया, ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स को देखो, क्या किसी एग्जांपल में कोई गलती है, देखो जरा बताओ, देख लो जरा, सही है, ऑल थ्री, सारे तीनों, पक्का। द कैटल आर, कैटल कैसा होता है, इसलिए क्या ले लिया,
ग्रेज मतलब क्या होता है? चरना। ग्रेज का मतलब क्या होता है? चरना। लिख लेना जिनको नहीं पता हो, चरना। ठीक है, जानवर चरते नहीं है तो ग्रेज करते हो। ठीक है, तो मवेशी जो है कहाँ? खेत में चर रहे हैं या मैदान में चर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। अगला देखिए जरा, द नोबिलिटी हैव ऑप्रेस्ड द पीजेंट्री। नोबिलिटी मतलब कुलीन वर्ग, मतलब उच्च वर्ग के जिनको काफी खास सुविधा मिली है ना, विशेष सुविधा वगैरह मिली है, उन्होंने ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस का मतलब होता है किसी को सताना, परेशान करना, तंग करना, एक्सप्लॉइट करना, शोषण करना किसी। लिख लें ऑप्रेस। ऑप्रेस का मतलब क्या होता है? किसी को सताना, परेशान करना, तंग करना। लिख लें। तो जो कुलीन वर्ग के जो लोग हैं ना, उन्होंने सताया है किसको? बहुत ही छोटे कृषक वर्ग को। मान लो इनको, इन पे बहुत सारी खेती हो गई, उनको दे दी किराए पे करने के लिए। अब कभी कह रहे हैं ये दे, कभी कह रहे हैं वो दे, ऐसा होता है ना। लगान मूवी देखी है? उस पर अंग्रेज लोग सताते थे ना, है ना। लगान, टैक्स। ठीक है, हाँ, चलो देख लेना, अच्छी मूवी है। अब ये प्लूरल होता है इसलिए क्या ले लिया? है। ठीक है। देयर आर नो जेंट्री इन द कॉलोनी। इस कॉलोनी में भद्रलोक, कोई भी भद्रलोक नहीं है, बिल्कुल भी भद्रलोक नहीं है। अब देखो, देयर के बाद में जो वर्ब आती है, देयर के बाद में जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? इसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। अगर नाउन सिंगुलर होता तो यहाँ पे इज आ जाती, लेकिन जेंट्री कैसा होता है? प्लूरल, इसलिए क्या आ गई यहाँ पे? एक और नियम लिख लो, देयर के बाद वर्ब लिख लो। देयर के बाद वर्ब का इस्तेमाल उस नाम, देखो अब किताबों से अलग डेफिनेशन लिखा रहा हूं जो सही है, जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, देयर के बाद वर्ब उसके लिए, यानी देयर के लिए। लिख लो, देयर के बाद जो वर्ब आती है वो देयर के लिए आने वाले नाउन के हिसाब से आती है। अजीब लग रहा होगा ना पहले? पूरा लिख लो फिर सही समझ जाओ। देयर के बाद वर्ब देयर के लिए, देयर जिस नाउन के लिए आता है उसके अनुसार आती है। ठीक है, अब देखो किताबों में क्या मिलेगा। किताबों में लिखा मिलेगा देयर के बाद वर्ब देयर के बाद आने वाले नाउन के हिसाब से आती है। अब मान लो एक बात सेंटेंस में एक से अधिक नाउन आ गए, अब किस नाउन के हिसाब से लगा? एक से अधिक नाउन आ सकते हैं ना। मैंने जैसे बोला देयर इज नो बॉय इन द हॉल, हॉल भी नाउन है ना। अब देयर आर नो गर्ल्स एंड बॉयज इन द हॉल, अब आर किसके लिए आई है? जिसको देयर इंट्रोड्यूस कर रहा है। देयर क्या होता है? देयर होता है आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। ये इंट्रोडक्टरी बोले तो जो इंट्रोड्यूस कराता है, इंट्रोड्यूस बोले तो जो परिचय कराता है, यानी परिचय देने वाला सब्जेक्ट होता है। ये मेन सब्जेक्ट नहीं होता। मेन सब्जेक्ट होता तो इसकी एक खास वर्ब होती, लेकिन इसकी कोई खास वर्ब नहीं है। ये जिसको इंट्रोड्यूस करता है, जैसे किसके बारे में बात कर रहा है? जेंट्री के बारे में। ये किसको परिचय दे रहा है? किसका? जेंट्री का। तो जैसा होगा जेंट्री वैसी लेगा ये वर्ब, इसका खुद का कोई वजूद नहीं है। ऐसे ही एक और होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इट, लेकिन वो हमेशा वर्ब लेता है सिंगुलर, है ना। वो क्या लेता है? हमेशा सिंगुलर लेता है ना। चलो बाद में करूंगा ये चीजें, ठीक है। इतना समझ में आ गया? एग्जाम्पल्स आ गए, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडल एग्जाम्पल से बताइए जरा यार, जल्दी से बताओ। देखो सुनो,
सुसाइड को कभी डू सुसाइड नहीं लिखते हैं। ऐसे मिस्टेक को कभी डू मिस्टेक नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कमिट मिस्टेक। लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, ठीक है ना। क्या होगा? कमिट मिस्टेक या सुसाइड, लिख लेना, ठीक है। कई जगह मेक मिस्टेक भी लिख देते हैं, लेकिन डू नहीं लिखेंगे। अभी तो बढ़िया चल रही है, बाकी सभी कहो साथियों से, टाइम से आ जाएगा ना बाकी। हाँ बढ़िया, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। चलो, हाँ जी, समझ गए? अच्छा चलो ठीक है। देखो जरा, ये तो हो गया, समझ में आ गया। अब जरा इसका बताओ जरा मुझे, क्या होगा गलती? हाँ, इसकी जगह क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब ये पता है क्या, अभी आपको बड़ा ही आसान लग रहा है, लॉलीपॉप, है ना, लग रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है इसका नियम। जैसे ही आप एग्जाम्स में बैठोगे ना, तो आधी चीजें उड़ जाएंगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दिमाग में ये चीजें सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो दिमाग में चीजों को सेट कर लो, ठीक है। चलो अगला देखिए जरा, नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल, लिख लें जिनको नहीं पता, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, आजकल, ठीक है। तो आजकल पीपल ऑफ माई विलेज, मेरे गांव के लोग क्रिएट, अब क्रिएट किसके लिए आया है? पीपल कैसा होता है, इसलिए कैसी आई है? प्लूरल। वर्ब की जो मेन फॉर्म होती है ना, मेन फॉर्म, जैसे गो है, ये इसकी मेन फॉर्म है, ये ही आपकी प्लूरल फॉर्म होती है, और यही आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, बट अंतर होता है फर्स्ट फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक, आ जाओ। तो यहाँ पे ये कैसी है? क्रिएट, प्लूरल है, क्योंकि किसके लिए आई है? पीपल के लिए। पीपल कैसा होता है? प्लूरल। आगे आ जाओ। लॉट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे झगड़े। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है ना। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? झगड़ा, ठीक है, लड़ाई, दंगा, लिख लें जिनको नहीं पता। यानी आजकल मेरे गांव में जो लोग हैं ना, बहुत सारे झगड़े करते हैं। क्रिएट मतलब उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। क्रिएट का मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना, पैदा करना, बनाना, ठीक है। हाँ, खासकर नई चीज बनाना, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े। सो इसलिए द पुलिस कम्स डेली टू एंश्योर द पीस। पुलिस रोजाना आती है, काय के लिए? सुनिश्चित करने के लिए, पीस यानी शांति को, यानी शांति बहाल करने के लिए, ठीक है भाई। पुलिस रोजाना आती है, आती है। चलो, क्या आएगा? पक्का। ये क्या कह रही है? ये क्या कह रही है? ये क्या कह रही है? पक्का। ग्रीन टी शर्ट, आप ही हो, आप ही हो, ले बताएं। ये कह रही है कि कम से नहीं आएगा, कम आएगा। बगल वाले मतलब, अच्छा कितने लोग कह रहे हैं यहाँ पे कम आएगा? कितने लोग कह रहे हैं कम सा आएगा? कम्स वाले। कितने लोग कंफ्यूज्ड है? कोई बात नहीं है, शर्माने वाली कोई बात नहीं, बताएं मुझे मैं उसी तरह से फोकस करूंगा ना, जिन जिन बच्चों को मुझे लग रहा है कि अभी इसमें देख के तो उनको फोकस करूंगा, बताएं। ओके, आप बाकी, ओके ठीक है, समझे बात को। देखो जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये क्या कह रहा है? कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं ये, और अगर ये बाकी में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होंगे तो वर्ब कैसे लेंगे? प्लूरल लेंगे। पुलिस, पुलिस कैसी है? उन्हीं में से एक है। पुलिस कैसी होगी? प्लूरल, है ना। और अभी अभी मैंने आपको बताया था, जैसे वर्ब की जो मेन फॉर्म होती है वो आपकी प्लूरल भी होती है ना। अब यहाँ पे कम है, तो कम की प्लूरल क्या होगी? कम। और यहाँ पे पुलिस कैसा है? प्लूरल, तो क्या कम्स रहेगा?
रहेगा नहीं, क्या हो जाएगा? आप समझ गए? पक्का? हाँ, तो यहाँ पे कम में से एस को हटा दीजिए और बाकी आपका कैसा हो जाएगा? सही। ठीक है ना, समझ गए? आगे बढ़े, चल देखो जरा अगला। कुछ नाउन्स की सिंगुलर तथा प्लूरल में जो फॉर्म्स होती है वो कैसी हो जाती हैं? वो चेंज हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट है या जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, जो रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, वही वही लिए हैं। ठीक है ना, एक सीधा सीधा सा रूल समझ लो, है ना। हालांकि एक हाथ में ये बदलता है, देखो यूएम दिख जाए या ओएन दिख जाए, ये दिखेंगे तुम्हें सिंगुलर। किस में दिखेंगे ये? सिंगुलर। लास्ट में शब्द के अंत में, शब्द के अंत में क्या दिखेगा आपको? या तो यूएन या ओएन, इनके इक्वल कर देना ए। ऐसे कितने याद रखोगे यार, आप बताओ कितने याद रखोगे? बहुत सारे हैं या बहुत सारे? मैंने तो बहुत ही कम लिखे, बहुत सारे, कितने याद रखोगे? तो अगर आपको ऐसे दिख जाता है तो आप इनके इक्वल बना देना ए, और प्लूरल हो गया। क्या हो गया वो? प्लूरल हो गया। ठीक है, देखें। हाँ, चलो एक आध जगह ऐसा होता है आई का ई हो जाता है। ठीक है, चलो बताऊंगा मैं आगे। चलो देखो जरा, एज एंड डम क्या है लास्ट में? बराबर। तो क्या हो जाएगा? एज एंड द यूएम बराबर ए हो गया, प्लूरल। ठीक है, समझ गए? चलो, डेटम शुद्ध, शुद्ध जो इसका जो सिंगुलर होता है वो डेटम होता है, लेकिन आजकल लोग डाटा को भी सिंगुलर की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन शुद्ध की बात की जाए तो क्या होता है? ग्रामेटिकल डेटम होता है सिंगुलर। यूएम बराबर ए, तो डी ए टी में क्या जोड़ दोगे? प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, करिकुलम यूएम बराबर करिकुला हो जाएगा। अब सुनो, कुछ लोग इसको इस तरह से भी इस्तेमाल करने लगे जो कि गलत है वैसे तो देखा जाए तो, पर अगर चल रहा है तो चल रहा है। ठीक है ना। हाँ, आगे देखें, करिकुला। ठीक है, अच्छा देखो ये अलग है फॉर्मूला। तो अगर लास्ट में जैसे जो है ए आ जाती है तो उसमें ई जोड़ देना लास्ट में। ठीक है, अब सुनो, जैसे इसका जो शुद्ध है ना प्लूरल, वो क्या है? ये है, लेकिन लोग इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों ही आप याद रखें। बैक्टीरियम यूएम इक्वल टू ए, बैक्टीरिया। आपने कभी बैक्टीरियम सुना ही नहीं होगा, बोला ही नहीं होगा आपने। हमेशा क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। पर होता कैसा है वो? मतलब एक ही बैक्टीरिया हुआ तो बैक्टीरिया। ठीक है ना। अभी अभी मैंने जो बता दिया इससे पहले आप क्या बोलते हैं? एक को भी बैक्टीरिया ऐसे तो बोलते हैं। हाँ, लेकिन शुद्ध क्या होगा? बैक्टीरिया। ठीक है, चलो। क्राइटेरियन आपने नहीं सुना, क्या बोलते हैं? इसका क्राइटेरिया क्या है? गलत बोल रहे हो। इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका यानी क्राइटेरिया क्या है, यानी एक क्राइटेरिया की बात करें तो क्या होगा? क्राइटेरियन। इसके क्राइटेरिया क्या है तो बोलोगे क्राइटेरिया। ठीक है ना। चलो, तो जो नोट करने लायक चीजें लग रही है तो वो नोट कर लें। ठीक है, डन। बढ़े आगे, देखो जरा मॉडल एग्जांपल्स। क्या होगा? यस, क्राइटेरिया की जगह क्या हो जाएगा? क्राइटेरिया। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कितने क्राइटेरिया हैं? देखो इसका बताता हूं। देयर इज ओनली वन क्राइटेरिया फॉर गेटिंग सिलेक्टेड फॉर द जॉब ऑफ क्लर्क इन दिस कंपनी। इस कंपनी में क्लर्क की जॉब पे सिलेक्शन लेने के लिए या सिलेक्ट होने के लिए एक मानक है। क्राइटेरिया बोले तो मानक। ठीक है ना, या एक सेट जो एक वो सेट कर देते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तब जाके आप इसमें जो अप्लाई कर सकते हो। तो वो उसके क्या है? क्राइटेरिया है। लेकिन यहाँ पे कितने क्राइटेरिया थे? एक। एक यानी सिंगुलर। सिंगुलर बोले तो ना कि, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू ओ एन लगा दो। ठीक है, आई तो पहले से ही है,
ए को काटो और ओ एन जोड़ दो, सही हो जाएगा बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, ये थोड़ा सा फंसा देता है आपको एग्जाम्स में, बट मैं फंसना नहीं दूंगा। जरा देखो, निगाह मार लो इसको, फिर बताते हैं। देखो जरा, चलो अब देखो, कई बार पता है क्या होता है ना, ऐसा होता है कि दो नाउन होते हैं ना, दो नाउन, उनको हम एंड से जोड़ देते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, एंड एक ऐसा कंजंक्शन है, एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो इसको और इसको जोड़ता। कंजंक्शन वैसे तो जोड़ने का ही काम करता है ना, लेकिन एंड का क्या काम है? एंड का जो अर्थ होता है वो होता है तथा और। अब सुनो, और मैंने बाद में क्यों लिखा, क्योंकि एक कंजंक्शन और होता है और, ये वाला, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? या, अथवा। ठीक है, मतलब ये अगर और से जुड़ी होगी कोई चीज, एक इधर की होगी एक इधर की, तो ये पता क्या कहेगा, या तो इसको ले लो या इसको ले लो, यानी एक को ले लो। ठीक है ना, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी, इस कंजंक्शन के साथ जो वर्ब आएगी वो इस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। ठीक है ना, बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, कंजंक्शन जब टॉपिक आएगा या सिंटैक्स जब टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल बस इतना ही समझ लो, है ना। लेकिन एंड का मतलब क्या होता है, ये ऐसा नहीं कहता या तो ये ले लो या ये ले लो। भाई साहब, तुम ये भी लो और तुम ये भी लो, दोनों लो। इसका मतलब एक से अधिक हो गए, एक से अधिक हो गए तो एक कैसी वर्ब लेगा, फिर प्लूरल लेगा। तो एंड का काम क्या होता है, अगर दो चीजों को जोड़ेगा तो ये दो बना देगा, है ना, और दो बनेगी तो प्लूरल हो गई। तो सब तो वर्ब कैसी लेगा, ये प्लूरल लेगा जब सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा तो। ठीक है ना, अब सुनो, ये मैंने कहानी क्यों बताई, क्योंकि इसी कहानी के उस पे कॉन्सेप्ट पे आपको फंसाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमें फंसना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यह देखना है कि भले ही बेशक वस्तुएं दो हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि दो वस्तुओं से मिलकर एक वस्तु मिल रही हो, दो चीजों से मिलकर एक आइडिया निकल रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ। समझो बात को, समझ रहे हो? बस ये नाउंस ऐसे ही है कुछ। जब ये पेयर, पेयर यानी जोड़ा, जब ये पेयर यानी जोड़े में इस्तेमाल होते हैं तो ये एक वस्तु या एक आइडिया बताते हैं, एक एंटिटी की बात करती है। ठीक है ना, एक की बात करते हैं, एकमुश्त चीजों की बात करते हैं। जब एकमुश्त कोई चीज होगी तो वो कितनी हो गई, एक, और एक हो गई, वो वाक्य का सब्जेक्ट बनेगी तो कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? देखो बच्चों, अगर आप नहीं समझ पाए ना तो विद्या कसम खा रहा हूं, आप ऐसे रट्टा मारते रहना, है ना, और लोग भी रट्टा मराने में लगे पड़े हैं। और इसलिए आप लोगों के लिए ना इंग्लिश कभी हलवा हुई नहीं। इंग्लिश इज ऑलवेज हवा फॉर यू, बट इट्स नॉट हवा, इट्स हलवा। आई वांट टू मेक इट हलवा एंड आई डू दिस। मैं इसको हलवा बनाना चाह रहा हूं, आसान। उसके लिए आपको पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, लेकिन आ तो रहा है थोड़ा थोड़ा, कुछ को ज्यादा भी आ रहा हुआ। शुरुआत कैसे होती है, थोड़े से ही होती है। आप पैदा होते ही दौड़ने उछलने कूदने लगे थे क्या? नहीं ना। अभी आप एक एक दो दो किलो ठूस ठूस के खाना खाते, पैदा होते इतने खाना खाने लगे थे क्या? धीमे धीमे एक प्रोसीजर होती है ना हर चीज की, हर चीज की। एक चीज था, हम पैदा होते इतनी अच्छी हिंदी बोलने लगे थे क्या? नहीं, धीमे धीमे सीखे। हम पैदा होते इतने इतने अच्छे अच्छे कैलकुलेटिव जो सम्स होते हैं उनको निकालने सीखे थे क्या? नहीं, है ना। तो अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है, आप उसको कंटिन्यू रखते हो तो ज्यादा भी समझ में आएगा। ठीक है ना, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ठीक है ना, चलो ध्यान देते हैं। तो मैंने क्या बोला है कि एंड क्या काम करता है, ये भी ले लो और ये भी ले लो, सबको साथ में लेके चलता है, प्लूरल बना देता है। वर्ब कैसे लेता है, प्लूरल ले लेगा, दो सब्जेक्ट्स को, दो चीजों को कनेक्ट करेगा ये। ठीक है, लेकिन जब ये दो चीजों को कनेक्ट करे और वो दोनों चीजों को कनेक्ट करके ये एक बना दे, क्या बना दे, एक बना दे, तब वो चीज कैसी हो जाएगी, एक तो वर्ब और वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगी तो कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे
तांगा, तांगा जानते हो? तांगा जानते हो ना? अरे घोड़ा गाड़ी जानते हो ना? अच्छे जानते हो, ठीक है ना? अब उसमें क्या क्या लगा? घोड़ा गाड़ी लगी। अब चीजें तो अलग अलग हैं, दोनों चीजें तो अलग अलग हैं, लेकिन उन दोनों ने बनाया क्या? तांगा। क्या बना दिया? तांगा। अब तांगा कैसा हुआ? एक ही तो हुआ। तो फिर जब वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा तो कैसे वर्ब लेगा? समझ गए? बस यही तो कहानी है। चीजें अलग अलग है, लेकिन एंटिटी कैसी बना दी? एक, है ना? तो इसलिए वर्ब भी कैसे लेगा? ये दिया भी होगा, हॉर्स एंड कैरेज होगा कहीं। हॉर्स घोड़ा, कैरेज गाड़ी। कैरेज किससे आया भाई? कैरेज किससे आया? यस, किससे आया कैरेज? कैरी से। किससे आया? कैरी। कैरी मतलब क्या होता है? ले जाना, ठीक है ना? और कैरेज मतलब गाड़ी। गाड़ी क्या करेगी? हमें ले जाएगी। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं? हॉर्स एंड कैरेज, ठीक है? इसी तरह से राइस एंड करी। अब आप कहोगे सर चावल अलग हो गए, कड़ी अलग हो गई, दो अलग वस्तु हो गई ना। बिल्कुल बात आपकी सही है, दोनों अलग अलग वस्तु है, तो प्लूरल ले लें? ले भी सकते हैं। अब ये अर्थ पर डिपेंड करता है। अगर मैंने कहा कड़ी चावल मेरा फेवरेट भोजन है, कड़ी चावल कैसा है? मेरा फेवरेट भोजन है, तो कड़ी चावल कैसा इस्तेमाल हुआ है? भोजन की तरह। और भोजन कैसा होता है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी लेगा? अब मैं ये कहूं कड़ी एंड चावल दोनों ही महंगी चीज है। अब क्या मैं दोनों को एक बना रहा हूं? दोनों को अलग अलग बता रहा हूं ना, कड़ी भी महंगी और चावल भी महंगी। तब मैं वहां कैसे वर्ब ले लूंगा? समझ गए? ठीक है ना? चलो देख लो, आ जाओ। हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ठीक है ना? अच्छा, वो खरगोश कछुआ की कहानी सुनी है? सुनी होगी। ये वहीं से लिया, स्लो एंड स्टडी, है ना? धीमा धीमा लेकिन अडिग। धीमा और अडिग आदमी, एक एंटिटी बना दी। कैसी वर्ब लेगा? हॉर्स एंड कैरेज बता चुका हूं। क्राउन एंड ग्लोरी, क्या बोलते हैं इसको? गौरव, है ना? या सबसे महत्वपूर्ण व प्रतिष्ठित अंग, ठीक है? राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव। बैग एंड बैगेज, आपका सामान होता है, पूरा का पूरा सामान, यानी जिसमें कुछ छोड़े ना, पूरा का पूरा सामान। बैग एंड बैगेज ले लो, बैग एंड बैगेज मतलब बैग भी उठाओ, बैगेज भी उठाओ, यानी सब कुछ उठाओ। हाँ हाँ, है ना? चलो, एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र व अनुभव। सम एंड सब्सटेंस, मुख्य बिंदु या फिर सारांश इत्यादि। ये कैसे हैं सारे? इनको एक, हाँ, सिंगुलर की तरह ये इस्तेमाल। आपको अगर एग्जाम में दिख जाना तो सिंगुलर लगा के आ जाना, ठीक है ना? पर मैंने आपको सिखा दिया है क्यों। समझ गए ना? है ना? एग्जांपल्स देखो जरा। ब्रेड एंड बटर फूड की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो इसे ले लिया, बाकी कैसा हो गया? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऐसा व्यक्ति जो धीमे धीमे ही सही मगर लगातार अड़कर करता रहेगा काम। अभी मैंने बोला था ना, कमी समझ में क्यों ना आए, लेकिन लगातार आप लगातार करते रहोगे, अड़ के करते रहोगे, सीखते रहोगे, तो आप सीख जाओगे, रेस जीत जाओगे। वही तो हुआ था, कछुआ जीत गया था खरगोश से। खरगोश कितना फास्ट दौड़ता है और कछुआ कहता है कैसे कछुआ चाल चल रहा है ना, स्लो। लेकिन कछुआ ने क्या आराम नहीं किया, चलता रहा चलता रहा। खरगोश ने क्या, अरे वो तो बहुत पीछे, चलो सो लेते हैं, पेड़ की छाया में सो गया। तब तक कछुआ रेस जीत गया, ठीक है? क्योंकि वो क्या था? स्लो एंड स्टेडी था, स्लो एंड स्टेडी था, ठीक है? विंस, विन यानी जीतना। अब सिंगुलर बनाते हैं तो क्या लगाते हैं वर्ब में? एस या ईएस लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगा? एस लगाते हैं, ठीक है? आगे देखो, राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। डिश मतलब क्या होता है? भोजन, व्यंजन। तो भोजन यानी सिंगुलर, तो सिंगुलर की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो राइस एंड करी को सिंगुलर माना है तो कैसा ले लिया? इज, यानी तीनों ही वाक्य कैसे हैं आपके? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो देखो जरा, बताओ पहले में क्या है? यस, देर के बाद क्या आएगा? अभी मैंने नियम बताया था ना आपको, देर के बाद जो वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी?
जिसके लिए देयर आ रहा होगा उसके हिसाब से। तो देयर किसके लिए आ रहा है? होर्स एंड कैरिज के लिए। और ये किसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी यातायात का साधन की तरह। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है यातायात का साधन, लिख लेना। यातायात का जरिया या यातायात का साधन लिख लेना। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है यातायात। क्या होता है? यातायात, ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। सेकंड वन, बिहार इज द स्टेट वेयर राशन करी आर लाइक द लॉट एज अ फूड। फूड की तरह हो रहा है राशन करी, तो ये क्या हो गया? भोजन। तो आर की जगह, समझ गए। while in उत्तर प्रदेश वेजिटेबल्स एंड चपाती इज, भोजन की तरह नहीं, सही है ये, भोजन की तरह। हाँ, वेजिटेबल्स एंड चपाती मतलब सब्जी रोटी पसंद की जाती है एक भोजन की तरह, तो इज आएगा। ठीक है, आगे देखो जरा, अगला क्या कह रहा है? अब उसका उल्टा ये क्या है? उसका उल्टा है। यहाँ पे प्लूरल होता है तो वर्ब भी कैसे ले लेगा? प्लूरल ले लेगा। ये उसका जस्ट उल्टा है। देखो जरा, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुए हों तथा दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हों तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? वैसे अनकाउंटेबल को हम कैसा मानते हैं? सिंगुलर। लेकिन अगर दो अनकाउंटेबल किससे जुड़ जाए? एंड से। और वो अर्थ कैसे दें? अलग अलग। जब अलग अलग होंगे और बाकी का सब्जेक्ट होंगे तो प्लूरल होंगे, तो वर्ब भी कैसे लेंगे? प्लूरल लेंगे। सिंपल। क्या क्या है? टाइम एंड टाइड। टाइड जानते हो? ज्वार भाटा देखा है, लहर को बोलते हैं वैसे, ठीक है ना। फायर एंड वाटर, आग पानी। गोल्ड एंड सिल्वर, है ना, सोना चांदी, ये भी अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और लहर किसी का इंतजार नहीं करते हैं। दोनों को अलग अलग इस्तेमाल किया है ना। टाइम भी नहीं इंतजार करता किसी का, और लहर भी किसी का नहीं इंतजार करती कि वो मिस्टर नील से हम आएंगे तब जाके यहाँ पे हम लहर लेके आएंगे, है ना। ऐसा ना नहीं होगा ऐसा। ठीक है, आज उधर फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। आग पानी एक दूसरे से सहमत नहीं होते, यानी आग पानी का कोई मेल नहीं है। आग को पानी में डाल दो या पानी आग पे डाल दो, है ना। हाँ, तो दोनों अलग अलग है, तो डू आ गया प्लूरल। गोल्ड एंड सिल्वर आर कॉस्टली मेटल्स। सोना चांदी महंगे पदार्थ है, तो आर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत ना। बता जरा, एरर बता। सोशल एंड पॉलिटिकल नॉलेज इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसकी जगह आर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दो नॉलेज हो गए ना, एक तो सोशल नॉलेज, एक पॉलिटिकल, सामाजिक और राजनीतिक नॉलेज हमारे लिए बहुत आवश्यक है, सबके लिए। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आ जाओ वो कैप्टन। ठीक है, देखो जरा, देख लो फिर मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, मीनिंग लिखते जाना। ठीक है, देखो पहला वर्ड क्या है? अच्छा, ये है क्या? इडियम है। क्या है ये? इडियम से। ठीक है, याद रखना। ठीक है, पहला है आपका ब्रेक द आइस। देखो मैं आपको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको रटाऊंगा नहीं, समझा दूंगा। इससे क्या होगा? आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एग्जाम में ऑप्शंस देखकर आप आंसर लगा के आ जाओ। ठीक है, देखो ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और आइस जमी हुई बर्फ। आइस क्या होता है? जमी हुई बर्फ होती है। ठीक है भाई, तो बर्फ को तोड़ते हैं हम तो किसी ना किसी इस्तेमाल के लिए तोड़ते हैं। बर्फ को अगर तोड़ा जाता है तो किसी ना किसी जो उसका प्रयोग होता है, उपयोग होता है, उसके लिए करते हैं हम। ठीक है, चल अब ब्रेक द आइस का जो इस्तेमाल किया जाता है वो कब किया जाता है, मैं पहले हिंदी में बता देता हूँ। मान लो कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, झगड़ा हो गया। अब एकदम से क्या है ना, वो इनसे बोल रहे ना वो इनसे बोल रहे, चुप चुप बैठे, बिल्कुल चुप, ऐसे बैठे ऐसे। अब सोच रहे पहल कौन करे, यानी हु विल ब्रेक द आइस, पहल कौन करेगा? हु विल ब्रेक द आइस, हु विल ब्रेक द आइस, पहल कौन करेगा? मैं तो ना बात कर रही, मैं तो ना बात कर रहा ना, यही करेगा, यही करेगी, ऐसा ही ना होता है ना। तो ब्रेक द आइस का मतलब ये है शुरुआत करना, खासकर ऐसी सिचुएशन में जहां सब लोग एकदम से शांत पड़ गए हो।
ठीक है, एकदम से शांत पड़ गए हो किसी कारणवश, और वहां पे आपको क्या करना हो, पहल करनी हो, तो आप पहल करोगे तो आप क्या करोगे, यू विल ब्रेक द आइस, यू विल ब्रेक द आइस, है ना। तो बातचीत शुरू करना या फिर चुप्पी तोड़ना, ठीक है। अब देखो एग्जाम में कैसे ऑप्शन में आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट यही शब्द हो, ऐसा जरूरी कहीं नहीं होता है। इडियम्स का पता है क्या होता है, सेंस देखना होता है। आप हर बुक में देखना अलग अलग उसका दिया होगा, अरे सर उसमें तो हमने ये पढ़ा, और कुछ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो 2 3 4 बुक्स का मिल जाएगा सेम सेम सा, पर इनका होता है क्या है, शब्द बदल सकते हैं, सेंस वही होना चाहिए लेकिन, है ना। तो देखो जरा मैंने किस तरह से लिखा है इसको, टू इनिशिएट, इनिशिएट का पहले मीनिंग बता देता हूँ। इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, लिख ले, इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, टू स्टार्ट। कॉन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत, कॉन्वर्सेशन क्या होता है, बातचीत। एक्टिविटी तो आप जानते हैं, क्रियाकलाप। सिचुएशन यानी स्थिति, कंफर्टेबल यानी आरामदायक, आरामदायक, ठीक है, कर ले आरामदायक। रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड मतलब रिलैक्स जानते हैं, रिलैक्स, तो रिलैक्स, रिलैक्स्ड उसकी थर्ड फॉर्म है या यूं क्या एडजेक्टिव फॉर्म है। रिलैक्स्ड मतलब भी होता है आरामदायक, कैसा, आरामदायक, ठीक है। अब पूरे का हिंदी जो करते हैं, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन और एक्टिविटी, कोई बातचीत, सॉरी टू इनिशिएट कन्वर्सेशन और एक्टिविटी, कोई बातचीत या कोई एक्टिविटी शुरू करना, किस लिए, टू मेक यानी करने के लिए, करने या बनाने के लिए, बनाने या करने के लिए, और सिचुएशन किसी स्थिति को करने के लिए, कैसा करने के लिए, मोर कंफर्टेबल और अधिक आरामदायक या रिलैक्स्ड, ठीक है, ये भी आरामदायक। मतलब कोई स्थिति जो कि ऑकवर्ड थी, ऑकवर्ड थी मतलब शांत शांत सा था, सब अजीब अजीब सा था, तो उस स्थिति को आरामदायक बनाने के लिए आप कुछ करते हो, बातचीत या कोई एक्टिविटी, तो यू आर ब्रेकिंग द आइस, यू आर डूइंग व्हाट, यू आर ब्रेकिंग द आइस, समझ गए। मैंने एग्जांपल भी ले लिया है इडियम में, ठीक है, जनरली लोग लेते नहीं एग्जांपल्स में, बस ऐसे इसका मतलब ये होता है, अबे इसका इस्तेमाल करना तो सिखाओ भी, सिखाना चाहिए ना। चलो मैंने कुछ इसी तरह से किया, कुछ अच्छे टीचर्स भी जो कराते हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान, मीटिंग के दौरान, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द मैनेजर यूज्ड अ जोक, मैनेजर ने एक जोक इस्तेमाल किया, जोक मतलब मजाक, मजाक। टू ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ने के लिए या सिचुएशन को कंफर्टेबल बनाने के लिए या सिचुएशन को रिलैक्स्ड बनाने के लिए। एंड लाइटन, लाइट, लाइट मतलब क्या होता है, हल्का, लाइट मतलब क्या होता है, हल्का। और सर लाइट मतलब प्रकाश भी होता है, हाँ, लेकिन लाइट का मतलब जलाना भी होता है, कई सारे होते हैं लाइट के, ठीक है। देखो लाइट कई तरह से इस्तेमाल होता है, बता देता हूँ। लाइट आपका नाउन की तरह, प्रकाश, उजाला, ठीक है। लाइट वर्ब की तरह, जलाना, लाइटर, लाइटर, डू यू नो, लाइटर, जलाने वाला। जब वर्ब में यार जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, उसको करने वाला, डू यानी करना, डूअर यानी, समझ गए, हाँ। इसी तरह से लाइट यानी, और लाइटर यानी, है ना, हाँ। अब एक इसका इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव की तरह, तब इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, हल्का। क्या होता है इसका अर्थ, हल्का। अब समझ गए, तीनों ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये, लेकिन सब जगह इसका अर्थ अलग अलग होता है। फंसते कहाँ हो आप लोग, वहां फंसते जब आपको पता ही नहीं होता है कि इसका जो इस्तेमाल है वो कहाँ कहाँ होता है। अब सुनो, ये तो थोड़ा सा अलग है लेकिन ये दोनों जुड़े हुए हैं।
क्योंकि जलाओगे, आप जलाओगे किसी चीज को तो प्रकाश ही होगा ना, प्रकाश ही होगा ना, है ना। तो ये तो जुड़े हुए हैं। ये थोड़ा अलग है, लाइट यानी हल्का। कहते हैं ना रात को या शाम को लाइट खाना लेना चाहिए, यानी हल्का खाना लेना चाहिए। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ वापस। चलो देखो जरा, तो ड्यूरिंग द मीटिंग, ध्यान से देखें, मीटिंग के दौरान द मैनेजर यूज द जोक टू ब्रेक द आइस, मैनेजर ने एक जोक इस्तेमाल किया चुप्पी तोड़ने के लिए। एंड लाइटन, देखो आप सुनो, कई बार एडजेक्टिव्स में ईएन जोड़ देते हैं ना, तो वो क्या बन जाता है, वर्ब बन जाता है। ठीक है, तो लाइटन का मतलब क्या है, लाइटन का मतलब है हल्का करना, हल्का करना इसका अर्थ है लाइटन का। ये भी लिख लें, लाइटन का मतलब क्या हो गया, हल्का करना। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, प्लस ईएन, प्लस ईएन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा ये, लाइटन। और लाइटन का मतलब क्या हो जाएगा, हल्का करना या आसान बनाना, या फिर आसान करना या बनाना। समझ गए, ठीक है ना। हाँ लिख लें, लिख लिया, आ जाओ आगे। लाइटन द मूड बिफोर डिस्कसिंग सीरियस टॉपिक्स। तो मैनेजर कौन था, थोड़ा सा स्मार्ट मैनेजर था। तो मीटिंग के दौरान मैनेजर ने क्या किया, एक ऐसा कोई जोक क्रैक किया जिससे क्या है, बातचीत शुरू हो जाए या चुप्पी जो है क्या हो जाए, टूट जाए, है ना। किस लिए किया था, हल्का करने के लिए। किसको, मूड को, हमारा मूड होता है ना, मूड को हल्का करने के लिए। बिफोर यानी इससे पहले, डिस्कसिंग सीरियस टॉपिक्स यानी सीरियस टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करने से पहले, यानी आगे सीरियसनेस आने वाली है तो इससे पहले इनका पहले मूड बना दो, हल्का कर दो, जिससे टेंशन कम हो। तो ऐसा इन्होंने किया, ठीक है। चलो अब समझ गए ब्रेक द आइस का मतलब। ब्रेक द आइस का मतलब ये है किसी भी सिचुएशन को आरामदायक बना देना या कंफर्टेबल बना देना या अच्छा कर देना, ठीक है। चलो ओके, अगला देखिए जरा। चलो अगला देखिए जरा, टू स्मेल अ रैट। रैट मतलब क्या होता है, चूहा, ठीक है। अच्छा माउस भी होता है चूहा, लेकिन जो बड़े बड़े चूहे होते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे, वो स्टेशन पे देखें कई बार, वैसी जगह पे बड़े बड़े चूहे होते हैं, उनको रैट बोलते हैं। चलो ठीक है, अच्छा बाद में जानते, ये बात बताएंगे। टू स्मेल अ रैट, स्मेल का मतलब क्या होता है, सूंघना, ठीक है ना। ओके, तो टू स्मेल अ रैट मतलब चूहे को सूंघना। आपको चूहा पकड़ा तो उसको सूंघोगे, ऐसा नहीं। देखो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, यार ऐसा लग रहा है कि चूहा मर गया, क्या बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, कहते हो स्मेल आ रही है। अब मतलब ऐसा होता है ना, लेकिन आपको पक्का नहीं पता होता है, आपको पक्का नहीं पता होता है। आप तक ऐसा लग रहा है चूहा मर गया, ऐसा लग रहा है, इसका मतलब आप संदेह में हो, है ना। तो इसका अर्थ भी क्या होता है, शक या संदेह करना, ठीक है, या धोखा महसूस करना, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में क्या होता है, टू सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, लिख लेना, सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, ठीक है। अच्छा ये नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है सस्पेक्ट। तब जैसे मान लो कहते हैं ना कोई अपराधी हो, तो ही सस्पेक्ट, ही इज सस्पेक्ट, यानी वो संदेहजनक इंसान है, ठीक है, तब ये नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे सस्पेक्ट वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, शक करना। टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, और डिसीटफुल, डिसीटफुल मतलब धोखे से भरा हुआ, ये महसूस करना या ये शक करना कि कुछ तो गलत है या फिर धोखे से भरा हुआ है, छल से भरा हुआ है, लिख लें डिसीटफुल, ठीक है ना। ऑफन अक्सर कर, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ सस्पिशियस बिहेवियर। सस्पिशियस मतलब संदेहजनक, सस्पेक्ट से ही आया है सस्पिशियस, संदेहजनक, लिख लें भाई लिख लें, नौकरी लग जाएगी मेरी, लिख लो, लिख लो। सस्पिशियस यानी शक से भरा हुआ, बिहेवियर बोले तो व्यवहार, ऑब्जर्वेशन मतलब होता है जो अवलोकन, अवलोकन मतलब आप किसी चीज को देखते हो तो जो गौर होता है ना, गौर, आपका गौर करके कोई चीज देखते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्व गौर करके देखना, अवलोकन करना,
और ऑब्जर्वेशन उसका नाउन है, ठीक है। हाँ, तो ऑफन बेस्ड ऑन यानी पर आधारित, किस पर आधारित, जो आपने गौर करके देखा, किसको, किसी के संदेहजनक व्यवहार को देखकर। तो किसी के संदेहजनक व्यवहार किसी को देखकर आपको शक होती है किसी चीज पर कि ये गलत है या धोखे से भरा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, टू स्मेल अ रैट। तो यू डू व्हाट, टू यू स्मेल अ रैट। एग्जांपल्स देखो जरा, ठीक है ना, बस 2-3 मिनट और देखो जरा एग्जांपल्स। व्हेन आई सॉ द अनयूजुअली लो प्राइसेस फॉर द ब्रांड न्यू, ये अनयूजुअल होगा, ठीक है ना, यहाँ एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि इसके बारे में बात कर रहा है, प्राइसेस यानी नाउन। तो जब मैंने देखा कि असामान्य, अच्छा नहीं अनयूजुअली होगा क्योंकि ये लो के लिए आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, लो एडजेक्टिव है। तो जब मैंने देखा कि जो असामान्य रूप से जो निम्न प्राइसेस थी, नीचे की प्राइस थी, काफी कम कीमतें थी, काय के लिए, फॉर द ब्रांड न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान थे वो ब्रांड न्यू थे और जैसा अक्सर कर नहीं मिलता है इतनी कम प्राइस पे, तो मैंने ऐसा देखा तो क्या हुआ, आई इमीडिएटली स्मेल्ड, सेकंड फॉर्म पास की बात हो रही है, अ रैट। तो मैंने तुरंत ही, मुझे शक हो गया, मुझे क्या हुआ, तुरंत ही मुझे शक हो गया, आई इमीडिएटली स्मेल्ड अ रैट। स्मेल्ड अ रैट का मतलब मुझे शक हो गया, एंड और डिसाइडेड, ये निर्णय किया नॉट टू मेक द परचेज, कि खरीदारी न करूं। देखो परचेज का मतलब एक तो होता है खरीदारी करना और एक होता है खरीदारी, नाउन की तरह। तो यहाँ पे मेक द परचेज, तो द आर्टिकल आ रहा है नाउन के लिए, तो ये नाउन है, ठीक है। मेक द परचेज का मतलब है खरीदारी करना, ठीक है। तो मैंने कैंसिल कर दिया, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा होता है ना। चलो अगला देखो जरा, देखो एक सीधा सैंपल जो एग्जांपल देख लो, फलाने पल के ईयरबड्स, फलाने पल के ईयरबड्स वैसे 20,000 25,000 30,000 के आएंगे, 80,000 1 लाख के आएंगे, लेकिन अगर आपको कोई 1,000 रुपए में दे रहा है, 500 रुपए में दे रहा है, तो यू डू वॉट, यू स्मेल द रेट, यू स्मेल रेट, समझ गए। हाँ, अगला देखो जरा, सी बिगेन टू स्मेल अ रेट, उसने शक करना चालू कर दिया, यानी उसको शक होना चालू हो गया। When, जब हर फ्रेंड स्टार्टेड अवॉइडिंग हर, जब उसके फ्रेंड ने उसको शुरू कर दिया क्या, अवॉइड करना, अवॉइड मतलब नकारना, ध्यान ना देना। जब उसके दोस्त ने उसको नकारना शुरू कर दिया तो उसको शक हो गया, ठीक है, उसको शक होने लगा। बिगेन टू और स्टार्ट, ये बताते हैं कोई काम शुरू करने लग जाना। बिगिन के बाद में आता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और स्टार्ट के बाद में आता है आईएनजी। तो देख लो, स्टार्ट के बाद में आईएनजी है और बिगिन के बाद में क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये नियम होता है, मैं आपको वर्ब में बताऊंगा, ठीक है। हालांकि जिनको चाहत होती है ना, सीरियसनेस होती है, थोड़ा सा भी टीचर कुछ बोल जाता है ना, उसको तुरंत ही नोट कर लेता है बच्चा, ठीक है, जिसको वास्तव में सीरियसनेस होती है। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। एंड गिविंग वेग यानी अस्पष्ट, एक्सक्यूजेस फॉर नॉट मीटिंग अप, और कोई अस्पष्ट या ऐसे ही अजीब गरीब से बहाने देने लगा न मिलने के लिए, मैं क्यों नहीं मिल पाया, बहाने मतलब देने लगा, ये हो गया था, वो हो गया था, फलाना ठिकाना। वेग यानी अस्पष्ट, एक्सक्यूजेस मतलब बहाने, एक्सक्यूजेस यानी बहाने, एक्सक्यूज यानी बहाना, और एक एक्सक्यूज का मतलब होता है माफ करना। कहते हैं ना एक्सक्यूज मी, बोलते ना एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, या एक्सक्यूज मी क्या मैं ऐसे निकल सकता हूँ, है ना। चल आगे, लास्ट वन इज अ फेयर विद अ फ्रेंड। अर्थ से समझो जरा, फेयर, रफ कॉपी फेयर कॉपी सुना है, ये वही फेयर है। फेयर का मतलब होता है अच्छा, उचित, बढ़िया, सुंदर, लिख ले। वेदर मतलब मौसम, फ्रेंड यानी दोस्त। अब देखो नाउन प्लस नाउन हो जाए, नाउन प्लस नाउन हो जाए, तो जब पहले वाला नाउन होता है वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। क्या बन जाता है वो, एडजेक्टिव बन जाता है। तो अब फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब ये है एक सुहावने या सुंदर मौसम का दोस्त। मौसम या समय, मौसम, देखो वेदर का मतलब या तो लिख लो मौसम या फिर लिख लो इसका
समय, ठीक है भाई। तो एक अच्छे समय का दोस्त का मतलब मतलबी दोस्त। अच्छा समय तो हमारे साथ है और नहीं है तो कट लिए, तो उनको क्या बोलेंगे? फेयर वेदर फ्रेंड। दे आर फेयर वेदर फ्रेंड्स। देखो जरा, क्या बोलते हैं उसको? समवन, सॉरी, अ सेल्फिश फ्रेंड, यानी स्वार्थी दोस्त। या फिर दूसरी भाषा में मैंने कैसे लिखा है, या फिर और का मतलब या, समवन हु इज सपोर्टिव, ऐसा कोई व्यक्ति जो सपोर्टिव हो यानी मदद करने वाला हो, और प्रेजेंट या उपस्थित हो, ओनली केवल ड्यूरिंग फेवरेबल सर्कमस्टांसेस। फेवरेबल मतलब अच्छी, सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियां, यानी ऐसा व्यक्ति जो सपोर्ट करे या उपस्थित रहे के दौरान, किसके दौरान? अच्छी स्थितियों के दौरान, यानी अच्छे समय के दौरान। बट लेकिन इज एब्सेंट और अनसपोर्टिव ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करता है या एब्सेंट रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता, भाग जाता है। कब? जब खराब समय आ जाता है तब। तो उसको क्या बोलेंगे? ही इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, सी इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। ये ईडियम है, कहावत है। एग्जाम्पल और देख लो, फिर हम जो खत्म करते हैं। ड्यूरिंग द गुड टाइम्स, अच्छे समय में, टॉम वॉज ऑलवेज देयर, टॉम हमेशा था साथ, टू सेलिब्रेट यानी मनाने के लिए, विद अस, हमारे साथ खुशियां बांटने के लिए, मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए। बट लेकिन एज सुन एज, जैसे ही, वी एनकाउंटर्ड, हमने सामना किया। एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, लिख लें। काउंटर एनकाउंटर दोनों का मतलब होता है सामना करना, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने सामना किया किसका? डिफिकल्टीज, परेशानियों का, तकलीफों का, जैसे ही हमने सामना किया, ही रिवील्ड, उसने दिखा दिया। रिवील मतलब क्या होता है? दिखाना, प्रकाश में लाना, है ना, ये होता है रिवील। हिमसेल्फ, उसने खुद को दिखा दिया कि वो कैसा है? टू बी नथिंग मोर देन अ फेयर वेदर फ्रेंड, वो कुछ नहीं है सिवाय एक स्वार्थी दोस्त के, सिवाय एक ऐसे दोस्त के जो अच्छे समय में साथ देता है। समझ गए? चलो, तो ये तो रही आज की क्लास। कोई डाउट हो, बच रहा हो तो मुझे पूछ ले। नो? पक्का? चलो, तो जय हिंद सभी को, एंड जय माता दी। थैंक यू क्लास।